मेरे लिए चमकीला सिंगर नहीं था। एक्चुअली मेरा 577 बार दिल टूटा है। जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी, विद इन अ टाइम सीरियल में से राइटर गुम होने लग गया। मिर्ची पे मैं हूँ यशी एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मिर्ची ने समझा है मुझे इस काबिल कि मैं इंटरव्यू करूं इरशाद कामिल जी को। आई एम अ पोएट एंड नोबडी वांट्स टू नो इट अबाउट इट सर। कैसे हैं आप? Even you don't want to know it. मैंने सोचा कि आपके साथ में थोड़ा सा एक स्पेशल इंट्रोडक्शन हो जाए। कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी पोइट्री में जो मैं खुद ही अपने आप को सुना के खुद ही अपनी किताब बंद कर देती हूँ। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, चमकीला को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इट्स गोइंग वायरल ऑन द इंटरनेट। एक तरीके का पैटर्न रहा है हमेशा से इम्तियाज़ अली सर की मूवीज़ के साथ में, एंड आपका बहुत ही पुराना याराना है। एक म्यूज़िक बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है। किस तरीके से इस मूवी में भी आपके लिरिक्स का जादू इम्तियाज़ अली सर के सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के साथ में अमेलगम हुआ है? एक्सपीरियंस के साथ कुछ शेयर कीजिए ना सर। होता क्या है कि कई बार ना पिक्चर इस तरह से डिमांड करती है कि जब आप उस तरह की कोई बात लिख सकते हैं जिस तरह की बात आप एक्चुअल में लिखना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ऐसा होता है, पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे उस तरह की बातें करना बहुत जायज़ भी लगता है और सही भी लगता है। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जिस तरह से स्क्रिप्ट बोल रही है, जिस तरह से किरदार बोल रहा है, जिस तरह से उसके आसपास का माहौल बोल रहा है, उस चीज़ को हर पिक्चर में डिपिक्ट किया जाए। कभी कभी वो काम हो जाता है, कभी कभी रह जाता है। आप इतने टाइम से इम्तियाज़ सर के साथ में काम करें, चाहे वो लव आजकल हो, चाहे वो रॉक स्टार हो, एंड अब चमकीला है, हर टाइम आप उनकी क्रिएटिव नर्व्स को इतनी परफेक्टली कैसे पकड़ लेते हैं? मतलब आपको कैसे पता होता है कि उनको एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए? एक्चुअली कई बार कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं ना, फैमिली डॉक्टर, जो आपको देख के ही बता देते हैं कि आपको क्या बीमारी है। मतलब आप इम्तियाज़ सर के जर्नल फिजिशियन है जो हर बीमारी की दवा अपने साथ में रखते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब होता क्या है कि स्क्रिप्ट अपने आप में किस तरह का दस्तावेज होती है, इस तरह का एक बाइबल होती है जिसको पढ़ के, जिसको देख के, जिसको समझ के आपको पता चल जाता है कि चाहिए क्या है इसको। आपका एसोसिएशन इम्तियाज़ सर के साथ में बहुत पुराना है, बहुत सारा काम आप कर चुके हैं, पर उसके साथ साथ एक पर्सनल किस्सा जो कि हमारी टीम ने डिगअप करके बाहर निकाला है, वो ये है कि आप उनके साथ में जेल भी जा चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे काम हम नहीं करते। नो, वो हम अभी करेंगे बाद में कभी। आप जिस बात की बात कर रहे हैं वो बहुत इनिशियल स्टेज की बात थी। वो हम सोचा ना था कि एक डिस्कशन कर रहे थे बीच पे, तो हमें पुलिस वाला मिल गया था, वो हमें चौकी पे ले गया था, फिर बेचारे ने हमें चाय वाय भी पिलाई, तो हम महंगे पड़ गए उसको। एवोल्यूशन ऑफ म्यूजिक आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से म्यूजिक चेंज हो रहा है। अभी भी ऐसा नहीं है कि सोलफुल म्यूजिक की जगह नहीं है, अपनी एक अलग तरीके की ऑडियंस है, पर हर तरीके की टारगेट ऑडियंस को इरशाद आप कैसे केटर करते हैं, कैसे समझते हैं कि अच्छा आज की जेनजी को मुझे कुछ इस तरीके के लिरिक्स या फिर कुछ इस तरीके का म्यूजिक में अंदाज देना पड़ेगा कि वो भी मुझे जाने और समझें कि अच्छा मैं इस तरीके का म्यूजिक भी बनाता हूँ और इस तरीके का म्यूजिक भी बनाता हूँ। दो तीन बातें हैं इसमें। पहली बात ये है, आपको ये समझ लेना चाहिए, और मैं भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इमोशन की कोई एज नहीं होती। एब्सोल्युटली। हमें तकलीफ उसी तरह से होती है, हमें खुशी उसी तरह से होती है, हम उसी तरह से नाचना चाहते हैं, हम उसी तरह से उदास होना चाहते हैं, हम उसी तरह से अपने दोस्त चाहते हैं, उसी तरह से फैमिली से या बाकियों से मोहब्बत प्यार चाहते हैं हम। और दूसरी बात ये कि अभी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उनको कौन सा रंग पसंद है। Absolutely. उनको कौन सा फूल पसंद है, उनको कौन सा खाना पसंद है। मतलब अपने आप से जुड़ाव कम हो गया लोगों का, मुझे ऐसा भी लगता है। वो जब खुद के बारे में नहीं पता होता ना, फिर आपको जो सामने आता है मोमेंटरी वो आपको अच्छा लगता है, फिर आप उसको पकड़ लेते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद लगता है अरे नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, कोई दूसरी चीज़, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरह से हम स्टोन टू स्टोन जंप कर रहे हैं। कोई इस तरह की चीज़ आती है जिसमें ये सारा दिखावा नहीं होता, ऐसा कह लीजिए, या थोड़ा रियलिज्म के करीब बात होती है, या थोड़ा इमोशन को टच करने की कोशिश होती है जो रियल ज़मीन से उठी होती है बटान से, तो वो बहुत रियल जगह पे जाके टच करती है। किसी कैरेक्टर को प्ले करने से पहले बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, देखते हैं उनके हाल चाल। क्या
आपके साथ में भी ऐसा होता है कि आप कोई गाना लिख रहे हैं, उससे पहले आप एक पर्टिकुलर जनरेशन के लिए अगर लिख रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए लिख रहे हैं, तो आप भी किसी को अपना केस स्टडी बनाते हैं कि मैं उसको स्टडी करके उसके इमोशंस देख करके और फिर उसको अपने कागज़ पर कलम से लिखूंगा? नहीं, मेरे लिए मेरा केस स्टडी वो किरदार होता है जो फिल्म में होता है। उसको मैं समझता हूँ कि ये जो कह रहा है वो मुझे सुनाई दे रहा है, जो ये नहीं कह रहा वो क्या है। उस किरदार की उस तह तक पहुँचना बहुत अनछुई, हम सब में ना कुछ अनछुआ है। और एक जो कोई भी पेंटर है या म्यूजिक डायरेक्टर है या फिल्म मेकर है, कोई भी आर्टिस्ट है, लिरिसिस्ट है, जब थोड़ा सा भी उस चीज़ को छूता है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपने शुरुआती दिनों में सीरियल्स भी लिखे हैं, संजीवनी हुआ या फिर कहाँ से कहाँ तक हुआ। सीरियल राइटिंग की जर्नी के बारे में हमें कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए, और कैसे आपने शुरू किया और कैसे आपने सोचा कि अभी मुझे ये नहीं करना है और अब मैं ये करना चाहता हूँ। पंजाब में शूटिंग चल रही थी, चंडीगढ़ में मैं किसी अखबार के साथ काम कर रहा था, मैं इंटरव्यू लेने के लिए गया हुआ था और वहाँ पे उनको राइटर थोड़ा परेशान कर रहा था, कह लीजिए, जैसा कि होता है जब राइटर स्टार हो जाता है, तो जैसे स्टार हो जाता है और राइटर स्टार हो जाता है तो थोड़ी परेशानी उसके इंग्रेडिएंट में आ जाती है। तो जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो इंटरव्यू लेते लेते मुझे पता चला कि इनको किसी राइटर की ज़रूरत है। जैसे मैं रूम में बैठा उनके इंटरव्यू ले रहा था तो उनका फ़ोन बजा, लैंडलाइन। तो लैंडलाइन पे उन्होंने कहा कि अरे मैंने तुम्हारे लिए, ऐसा मुझे लगा ये कन्वर्सेशन हुई होगी कि मैंने आपके लिए राइटर ढूंढ लिया है सर, ये है वो है, जो भी कहा होगा। तो उन्होंने फ़ोन एक मिनट वो कहते तुम्हारा क्या नाम है भाई? मैंने कहा जी इरशाद। अच्छा, फिर वो अच्छा आगे क्या है? उन्होंने अच्छा आगे क्या है तुम्हारे नाम में? मैंने कहा जी काम है। कहते वो तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है तुम जिसकी बात कर रहे हो। तो दिस वाज द वे, मतलब आई जस्ट एंटर्ड इनटू दैट एरिना जिसको सीरियल राइटिंग की एरिना कहते हैं। और उसके बाद फिर करते करते काफ़ी मैंने काम किया सीरियल राइटिंग में। एंड देन आई थॉट के जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी जिस बात ने, वो ये कि विद इन अ टाइम सीरियल में से राइटर गुम होने लग गया। ओके। वो डिक्टेशन ऐसी आ जाती थी, डिक्टेटेड होता है ना, नहीं अभी ये कैरेक्टर ये करेगा, नहीं अभी ये कैरेक्टर ये करेगा, एंड इवन राइटर का नाम भी गुम होने लग गया। तो देन आई थॉट कि मैं ये नहीं करूँगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए। संजीवनी काफ़ी ज़्यादा वायरल है ऑन सोशल मीडिया एंड इनफैक्ट जो जेंजीज हैं वो बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करते हैं वेयर दे मिस द ओल्ड कैरेक्टर्स, कि ये पुराने दिनों के जो हमारे सीरियल्स हैं वो काफ़ी, बीइंग अ 90s किड आई यूज्ड टू लव संजीवनी अ लॉट। तो आप भी पुराने ज़माने के हैं? मैं भी पुराने ज़माने की Being a 90s kid, I used to love संजीवनी a lot. क्या आपके साथ में ऐसा कभी कोई ऐसा, जैसा अभी फैन मोमेंट हुआ है, आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ द ब्लू किसी फैन ने आकर के बोला है आपको किसी एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि बहुत ज़्यादा मतलब नोन नहीं है? जैसे यही संजीवनी के बारे में आपको पता है, उसके साथ ही एक और सीरियल चलता था धड़कन। हाँ, धड़कन भी ऑलमोस्ट सेम जॉनर का सीरियल था, जो लिखने में मुझे बहुत, वो भी लिखने में मज़ा आया। अभी जिस मूवमेंट की आप बात कर रही हैं वो रिसेंटली एक मूवमेंट हुआ। वो मूवमेंट ये हुआ कि किसी ने सीरियल का टाइटल सॉन्ग मुझे सुना दिया, मैं भूल गया था कि मैंने ये गाना लिखा है। एक आंगन के हो गए दो, और मैं ये भी भूल गया था कि ये बहुत शुरुआती दौर का मेरा टाइटल सॉन्ग है और उसका म्यूज़िक ख़याम साहब ने दिया था। सो इट वाज रियली मोमेंट फॉर मी। ओह अरे आपको ये पता है? इरशाद, आप अपने स्पेशल फैंस के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए टाइम कैसे निकालते हैं और कहाँ निकालते हैं, और कहाँ पर आपके फैंस को आपको अप्रोच करना चाहिए जहाँ पे उनको थोड़ा सा ये गारंटी हो जाए कि यहाँ से 100% रिस्पॉन्स तो आने वाला है? टाइम के साथ ना, भले वो सोशल मीडिया पे हो या किसी और जगह पे हो, हमें पता चल जाता है कि कौन सा आदमी जेन्युइन कमेंट कर रहा है, कौन सा आदमी कमेंट फॉर द कमेंट से कर रहा है, कौन सा आदमी एक रियल उसने कोई चीज़ देखी या बात करना चाहता है। तो वो चूज़ करना आज के ज़माने में शायद मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो जैसे सब करते हैं मैं भी कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि इन 20, 50, 100 कमेंट्स में से या इन सब मेल्स में से ये आदमी जेन्युइन है, इसने बड़ा सही दिल से लिखा है या कमेंट किया है। और ट्रोलर्स के साथ में इरशाद कैसे डील करते हैं?
वो कैसे डील करता है, बस फिर वो उसके साथ तो जैसे सभी डील करते हैं वैसे ही डील करता है। कोई ऐसा फनी आपको कमेंट याद है जिसको देख करके, जिसको पढ़ के आपको ऐसा लगा हो कि यार मैं तेरे लिए दुआ करूंगा कि तू जल्द से जल्द गेट वेल सून मामू? ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं। एक होता है ना कि आदमी ओवरफ्लो ऑफ एनीथिंग वो स्पिल हो जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन स्पिल हुई होती है, उसको उस नज़र से देखना चाहिए। प्रीतम दा के साथ में भी आपने बहुत काम किया है, उनके साथ में क्रिएटिव प्रोसेस कंपैरेटिवली टू ऑल अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनके साथ में आपने काम किया है, वो कैसे डिफरेंट है? हम बैठते हैं, बातचीत होती है, तो वो कुछ कंपोजिशन उन्होंने की होती है, वो कंपोजिशन पे कुछ ये कंपोजिशन आई है, फिर वो ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड म्यूजिक डायरेक्टर। वो पूछता है कैसी लग रही है, सही लग रही है, बढ़िया है। तो वो रिएक्शन जो होता है राइटर का भी टुवर्ड्स हिज कंपोजिशन, वो लेना बहुत ज़रूरी समझते हैं। आई फील विद सम ऑफ हिज कंपोजिशन, जैसे तुमसे ही हमने किया, तुमसे ही कंपोजिशन, इस तरह की कंपोजिशन थी, पहली बार प्रीतम दा ने सुनाई। उस टाइम पे मेरे पास डेक्टाफोन होता था, ये मोबाइल तो नहीं होता था, तो मैंने डेक्टाफोन पे वो कंपोजिशन रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड करने के बाद बिना किसी से बात किए, ना इम्तियाज से बिना बात किए, ना प्रीतम से बात की, मैं चला गया कमरे से बाहर, और फिर मैं 3 दिन तक उनको मिला नहीं। वो इतना मुझे अच्छी लगी थी कंपोजिशन। आई रोट द सॉन्ग, लिरिक्स, एंड आफ्टर दैट आई केम के नाउ दिस इज द सॉन्ग तुमसे। इतने रोमांटिक गाने और इतने खूबसूरत सैड गाने इरशाद आप लिखते हैं, क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है या फिर आप इमोशन पकड़ लेते हैं कैरेक्टर को और बस उसी में रम जाते हैं, या अपने पर्सनल इमोशंस भी इसके अंदर डालते हैं? एक्चुअली मेरा 577 बार दिल टूटा है। 885 बार मैंने प्यार किया है। आइए सर साथ में चप्पू चलाएं। सेलिंग इन द सेम बोट। यस। मुझे लगता है कोई भी आदमी, देखिए, पैदा हुआ है तो वो जवान भी होगा, है ना। जवान होगा तो उसको मोहब्बत भी होगी, भले एक तरफा ही हो, है ना। और मोहब्बत हुई है तो दिल भी टूटेगा। अब दिल टूटने का ये मतलब तो नहीं है ना कि आप दोबारा मोहब्बत नहीं कर सकते, आप फिर कर लो, फिर टूट जाएगा, उसमें क्या है। एक गाना अगर आपके जहन में हो जो कि आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करता हो, जो कि आप ही का लिखा हुआ हो? मुझे लगता है बहुत सारे गाने हैं जो मुझसे रिलेट करते हैं। तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं। खाली बिल्ली रोकने का नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका ड्रीम कोलैबोरेशन कौन से म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में रहेगा जो कि अब तक नहीं हुआ है? मेरा सबके साथ सारे दिग्गजों के साथ है, तो वैसे ही काम। तो मेरा बड़ा ड्रीम होता है, मेरा जो भी प्रोजेक्ट आता है ना, जैसे भले वो प्रीतम दा के साथ नया प्रोजेक्ट करना हो, विशाल शेखर के साथ नया प्रोजेक्ट करना हो, रहमान सर के साथ नया प्रोजेक्ट करना हो, मुझे लगता है कि ओके, अब भी कुछ तमाशा होने वाला है भाई। अभी वो जो स्टार्स जिनकी मैं तलाश कर रहा हूँ, अभी वो मिलने वाले हैं। चमकीला के ऊपर इतना बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, इनफैक्ट OTT पे हम एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की ऑडियंस को केटर कर रहे हैं जी। कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप सारी ऑडियंसेस को जो कि आपके सारे गानों को और इतनी ब्यूटीफुली ये म्यूजिकल जर्नी आपके लिरिक्स के थ्रू समझाई गई है मूवी में? कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं सबसे पहले तो मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत निमाने को मान दिया आपने, बहुत धन्यवाद। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए चमकीला सिंगर नहीं था, मेरे लिए चमकीला लिरिसिस्ट था। सिंगर और भी थे उस टाइम पे पंजाब में और गा रहे थे गाने। चमकीला चमकीला इसलिए बना क्योंकि उसके लिरिक्स डिफरेंट थे। आपने बहुत सारी ऐसी कंपोजिशन सुनी होंगी जो रोमांटिक कंपोजिशन होती हैं, फिर आप कहीं जा रहे होते हैं, उसी पे आपको कोई और नात या माता का भजन सुनाई दे जाता है। तो मतलब ये है, जो चेहरा मोहरा बनाते हैं गाने का, वो अल्फाज बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, यू नो, उसको वो एक लिबास, एक कॉस्ट्यूम की तरह होती है। तो आपने उस कंपोजिशन को कॉस्ट्यूम किस तरह से पहनाया, किस तरह से बनाया। तो बेसिकली आई रियली वांट टू थैंक कि फिल्म को भी अच्छी तरह से समझा गया, चमकीला को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा गया, म्यूज़िक को, लिरिक्स को, डायरेक्शन को, कहानी को, सब, और एक्टर्स को। दिलजीत कमाल हैं, दिलजीत तो। थैंक यू सो मच इरशाद, मिर्ची की ऑडियंस से बात करने के लिए, एंड इट वाज वंडरफुल टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।